हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ रिवंत। जैसे कि आपको पता है कि अभी हम पॉलिटी के सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो अभी तक हमने पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स कर रहे थे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में भी हमने आर्टिकल 12, 13 और फर्स्ट फंडामेंटल जो राइट है राइट टू इक्वलिटी, जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, वो हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे सेकंड फंडामेंटल राइट जो कि है राइट टू फ्रीडम। ये फंडामेंटल राइट है हमारे आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। अब फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 क्या कहता है, हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 क्या कहता है। आर्टिकल 19 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। किस किस चीज़ के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें किस चीज़ के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच से हमें प्रोटेक्शन मिलती है। ये जो आर्टिकल है ये जो है वो सिर्फ ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। ऑल सिटीजन्स शेल हैव राइट। अब हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको क्या क्या राइट है। पहला, टू फ्री ऑल सिटीजन शेल हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उन्हें बोलने का हक है, ठीक है। टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म, उन्हें असेंबली इकट्ठा करने की परमिशन है, उन्हें फ्रीडम है, लेकिन वो विदाउट आर्म होनी चाहिए। ये एक इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो किसी भी तरह की एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी एक हमारा फंडामेंटल राइट का हिस्सा है कि हम इंडिया की टेरिटरी में किधर भी फ्रीली घूम सकते हैं, ठीक है। ABCD हो गया। ई है अब टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हम इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं और वहाँ सेटल हो सकते हैं कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ। इसमें जो F वाला फंडामेंटल राइट था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको डिलीट कर दिया गया है या रिपील कर दिया गया, ठीक है। अब G है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, कि हमें सिटीजन्स को फ्रीडम मिलती है कि वो किसी भी प्रकार का बिजनेस या ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। आर्टिकल 19 ऑल क्लॉजेज कॉल्ड नेचुरल राइट्स, आर्टिकल 19 में जितने भी क्लॉजेज आते हैं वो सभी नेचुरल राइट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 19 में हमने जितने भी क्लॉजेज देखे उन सभी क्लॉजेज को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या बोलता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या इंक्लूड है, फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूड है, फ्रीडम ऑफ एडवर्टीजमेंट इंक्लूड है, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ इंक्लूड है, राइट टू साइलेंस इंक्लूड, जहाँ बोलने का हक दिया है वहीं चुप रहने का भी तो हक हमें देते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस जो ये सारे राइट हमें मिलना है भाई, राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन हमें मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोलते जाएंगे। इनके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो वो अब हम पढ़ेंगे कि इनके ऊपर क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। पहली, सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि भाई आपके फ्रीडम एंड स्पीच, आपका जो राइट है फ्रीडम एंड स्पीच का एंड एक्सप्रेशन का, उसके थ्रू हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। ये जो रिस्ट्रिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 के द्वारा इसके अंदर इंसर्ट किया गया था। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, हमारे स्टेट को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, हमारे दूसरे फॉरेन स्टेट्स के साथ कोई दुश्मनी वगैरह नहीं होनी चाहिए आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशन की वजह से। ये जो फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट है इसको भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू इंसर्ट किया गया था। फोर्थ है हमारा पब्लिक ऑर्डर, इसको भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया। डिसेंसी और मॉरलिटी, ठीक है। सिक्स्थ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ मतलब कोई भी कोर्ट की अवहेलना करना या उसकी अवज्ञा करना, ये सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट दोनों ही मामले। सेवन्थ है डिफेमेशन, मतलब किसी को भी बेइज्जत करना या उसको झूठी बोलना, वरना किस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे को बेइज्जत करें या उसे झूठी या झूठा बोलें, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको हक नहीं देता, ये रिस्ट्रिक्शन है डिफेमेशन का। एट्थ रिस्ट्रिक्शन है इंसिटमेंट टू एन ऑफेंस, मतलब कोई भी किसी को कोई क्रिमिनल ऑफेंस करने के लिए नहीं उकसा सकता, नहीं कह सकता।
ये जो ग्राउंड है ये 1951 में ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया, ठीक है। राइट टू फ्री स्पीच डजेंट एंटाइटल वन वॉयलेट राइट टू अदर, मतलब अगर आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करें, ठीक है। अब आर्टिकल 19 क्लोज बी, उसमें क्या, राइट टू असेंबली, आपको एक जगह इकट्ठा होने का राइट है, लेकिन उस पर भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। क्या वो असेंबली अनआर्म्ड होनी चाहिए और पीसफुल असेंबल होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जैसे पब्लिक ऑर्डर में कोई कुछ नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। पब्लिक ऑर्डर इन द सेंस, अगर कोई ट्रैफिक जाम कर रहा है तो वो उस वक्त हम उनके खिलाफ कोई एक्शन ज़रूर ले सकते हैं। अब राइट टू असेंबली के अंदर डजेंट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक, अब राइट टू असेंबली के अंदर राइट टू स्ट्राइक को इन्वॉल्व नहीं किया गया। अब अगर कोई जैसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है, जैसे अगर कोई ट्रैफिक को डिस्टर्ब करता है, तो वहाँ हम सेक्शन 144 ऑफ आईपीसी लगा सकते हैं। इफ़ देयर इज़ अ रिस्क ऑफ डेंजर ऑफ ह्यूमन लाइफ द मैजिस्ट्रेट कैन रिस्ट्रेन एन असेंबली मीटिंग और प्रोसेशन। हाँ, अगर हमें किसी तरह का खतरा लगता है तो हम सेक्शन 144 ऑफ आईपीसी के थ्रू ये उसको मीटिंग्स और असेंबली को कैंसिल करने का ऑर्डर दे सकते हैं। अब सेक्शन 144 ऑफ आईपीसी क्या होता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है कभी, तो कोई भी 5 लोग अगर इकट्ठा मिलेंगे तो वो असेंबली मानी जाएगी, तो किसी किन्हीं भी 5 लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की परमिशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्लोज है हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1C, इसमें क्या हमें मिला, राइट टू फॉर्म यूनियन एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। ऑल सिटीजन्स शैल हैव फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, ये सभी सिटीजन्स को ये राइट मिला हुआ है कि वो एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं, लेकिन इनके लिए भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। कौन सी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी, ये इन चीज़ों को हार्म नहीं हो, उसके अलावा इन चीज़ों को छोड़कर आप कोई भी यूनियन एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रहे कि हमारे इंडिया की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी पे कोई आंच ना आए। नेक्स्ट है हमारा 19 क्लॉज 1D, राइट टू मूवमेंट, मतलब एंटाइटल सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सिटीजन को ये हक दिया गया है फंडामेंटल राइट 19 क्लॉज 1D राइट टू मूवमेंट के थ्रू को वो इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं, ठीक है। पर्पज़ इज़ टू प्रमोट नेशनल फीलिंग, भाई अगर हम एक जगह से दूसरी जगह या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जाएंगे तो नेशनल फीलिंग कैसे फैलेगी, तो इसका पर्पज़ था कि लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाओं को जगाने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम ट्राइबल एरिया में जाके उनको परेशान जाएंगे तो उनको दिक्कत होगी, ये और ये जो मूवमेंट है ना, ये इंटरनल मूवमेंट है ओनली। जो एक्सटर्नल मूवमेंट है, भाई अब्रॉड जाने का जो मूवमेंट है वो हम आर्टिकल 21 में इंक्लूडेड है, लेकिन इस क्लॉज में सिर्फ इंटरनल मूवमेंट पे बात की गई है, ना कि एक्सटर्नल मूवमेंट पे, ठीक है। अब इसमें भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, कौन सी रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे जनरल पब्लिक उनको कोई परेशानी नहीं हो चाहिए, और द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब, मतलब अगर आप घूम रहे हो जा रहे हो तो शेड्यूल ट्राइब लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अब 19 क्लोज 1E क्या बोलता है, राइट टू रेजिडेंस, जैसे हमें राइट टू मूवमेंट है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वैसे ही राइट टू रेजिडेंस, इंडिया का कोई भी सिटीजन इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी जाके रह सकता है और सेटल हो सकता है, लेकिन उस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि वो, तो इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, जनरल पब्लिक, ठीक है, किसी भी आम जनता को कोई परेशानी नहीं है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब के कोई इंटरेस्ट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने देखा था 19 क्लोज 1F, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको रिपील कर दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसको रिपील कर दिया गया, यानी यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1G, ये है राइट टू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन, इसमें ये बोला गया है कि सारे ऑल सिटीजन सभी को ये फ्रीडम है कि वो कोई भी अपना ट्रेड या ऑक्यूपेशन या बिजनेस है वो कर सकते हैं, उनको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं है, गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी, लेकिन इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वो है कि भाई जनरल पब्लिक, अगर आपको ट्रेड और ऑक्यूपेशन करने की परमिशन मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्रग बेचने लग जाओगे या फिर कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने लग जाओगे, इसमें जनरल पब्लिक का ध्यान रखना। प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अब ऐसा नहीं है कि हमने देखा कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, कास्ट, सेक्स
कास्ट, सेक्स, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी चीज़, रिलीजन, इनके बेस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें एक इंजीनियर की ज़रूरत है तो वहाँ हम उसको उससे इंजीनियर की डिग्री की क्वालिफ़िकेशन तो मांगेंगे नहीं, ऐसा मांगेंगे, ऐसा तो है नहीं कि उसकी क्वालिफ़िकेशन हम एक डॉक्टर की डिग्री से कंपेयर करेंगे। तो जो क्वालिफ़िकेशन उस चीज़ के लिए ज़रूरी होगी वो क्वालिफ़िकेशन हम रख सकते हैं या स्टेट रख सकता है। State can carry on any trade or business to the exclusive of private citizen wholly or partially. State अपने लिए कुछ एक्सक्लूसिवली रख सकता है, जैसे स्पेस और एटॉमिक एनर्जी, इस पे वो ऐसे बोल सकता है कि कोई और जो है प्राइवेट कंपनीज कोई भी है वो इस पे काम ना करे, या आधा प्राइवेट आधा गवर्नमेंट भी वो रख सकता है। तो ये इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थे। नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ते हैं आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर ऑफेंस। कोई भी क्राइम करता है उसके बाद उसके कन्विक्शन के रेस्पेक्ट में हमें प्रोटेक्शन मिलती है। ये आर्टिकल सिटीजन्स, फॉरेनर्स, कंपनी या कॉरपोरेशन सभी के लिए अवेलेबल है। तो आर्टिकल 20 क्लोज 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 क्लोज 1 क्या बोलता है? नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। मतलब किसी भी पर्सन को उस ऑफेंस के लिए पनिश नहीं किया जाएगा कि उसने वो एक कोई ऑफेंस है वो आज किया है, लेकिन उस वक्त उस ऑफेंस को करने के लिए कोई लॉ लागू नहीं था, तो उस ऑफेंस के लिए उसको कभी पनिश नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर बताई गई है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 2012 में निर्भया गैंग रेप हुआ था। उसमें जो एक विक्टिम नहीं, एक जो क्रिमिनल था, एक जो उनके अंदर जिसने भी ये क्राइम किया था, जिन लोगों ने, उनमें से एक जो था वो जुवेनाइल था, मतलब वो लेस देन 18 ईयर्स का था। तो उस वक्त कानून क्या था कि जो भी 18 साल से कम का है, अगर उसने कोई क्राइम किया है तो उसे ओनली 3 साल का सेंटेंस होगा, वो भी रिफॉर्म होम में, कोई जेल नहीं जाएगा वो। बट 2015 में इसको अमेंड करके क्या किया गया कि अगर कोई जुवेनाइल इन द एज ऑफ 16 to 18 अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो उसको एज ए अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये जब उसने वो क्राइम किया, उस क्रिमिनल ने वो क्राइम किया, रेप किया, उस वक्त उसकी एज 18 नहीं थी, मान लो 16 थी, तो उस वक्त उसकी एज 16 थी, तो उसे सिर्फ ओनली 3 इयर्स की सेंटेंस हुई, वो भी रिफॉर्म होम के अंदर, ना कि कोई अदर सेंटेंस। लेकिन 2015 में जो अमेंडमेंट कर दिया, उसके बाद में अगर किसी जुवेनाइल ने कोई क्राइम किया है तो उसको एज ए अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये इसके बाद में चेंज हो गया। मतलब जब उसने ये क्राइम किया था उस वक्त उसको अडल्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि उस वक्त कोई ऐसा कानून नहीं था। इसलिए जब बाद में कानून बना तो उसको उस तरह ट्रीट किया गया, अडल्ट की तरह। अब हम देखते हैं कि अगर हम ऐसा कोई लॉ बना देते हैं जिसको हम रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते, मतलब क्रिमिनल लॉ जो होता है उसके अंदर हम रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब जैसे आज किसी ने क्राइम किया है और उस वक्त आज कोई किसी ने कोई कानून तोड़ दिया, जैसे कुछ भी लॉ तोड़ दिया है, लेकिन इस वक्त कोई ऐसा लॉ नहीं बना हुआ है कि उस चीज़ को, उसे उल्लंघन करने पे उसको कोई पनिशमेंट मिले। लेकिन इन फ्यूचर उसी चीज़ की, उसी लॉ को तोड़ने के लिए कोई एक लॉ बन जाए, उसी नियम को तोड़ने के लिए कोई कानून बन जाए, उस लॉ को तोड़ने पर कोई पनिशमेंट मिलने लग जाए। तो क्रिमिनल केसेस में क्या है, वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं की, मतलब पीछे के नहीं लगा। जैसे इस निर्भया वाले में था कि उसने उस वक्त रेप किया जब वो 16 इयर्स का था, लेकिन 2005 में अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन अब उसको 2015 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग उसको सज़ा नहीं मिल सकती। उसको सज़ा वही मिलेगी जब उसने जो क्राइम किया था उस वक्त जो लॉ फोर्स में था। तो क्रिमिनल लॉ पे कोई भी अगर नया कानून बनता है तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पीछे से लागू नहीं होता। सिविल लॉज में ये लागू हो सकता है, ठीक है, बट सिविल लॉज और टैक्स लॉज कैन बी अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली। हमारा क्लोज 20 क्लोज 1, आर्टिकल 20 क्लोज 1 इज सिमिलर टू एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा जो लॉ है 20 क्लोज 1, ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के सिमिलर है। इसका मतलब है कि किसी भी पर्सन को पनिश नहीं किया जाएगा किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जब उसने वो ऑफेंस किया उस वक्त कोई लॉ उस ऑफेंस के कमीशन के टाइम पे फोर्स में नहीं था। ठीक है, आर्टिकल 20 क्लोज 2 क्या बोलता है? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मतलब कोई किसी भी पर्सन को एक ही गलती के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। इसको हम डबल जियोपार्डी भी बोलते हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 20 क्लोज 3 क्या बोलता है?
नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शेल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब कोई भी पर्सन अगर वो अक्यूज है तो वो खुद के खिलाफ विटनेस नहीं बन सकता। इसके अंदर हमने दिया है जैसे सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010, इनवॉलेंट्री एडमिशन ऑफ साइंटिफिक टेस्ट सच एज नार्को एनालिसिस पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन वायलेट आर्टिकल 20 clause 3 and also right to privacy. Article 20 clause 3 however doesn't bar voluntary administration test. इसमें आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में ये बोला गया कि कोई भी एक्यूज पर्सन है वो खुद के खिलाफ विटनेस नहीं हो सकता। तो इस केस में ये बोला गया है कि अगर कोई किसी के जैसे अगर किसी का नार्को एनालिसिस टेस्ट किया और पॉलीग्राफ टेस्ट किया तो उसके सबूतों को अगर प्राइमरी एविडेंस पेश किया जाएगा तो उनको प्राइमरी एविडेंस नहीं माना जाएगा और उसकी परमिशन भी ज़रूरी होती है। जो भी जिसने भी ऑफेंस किया है, जो भी क्राइम किया है जिसने भी, तो उसकी परमिशन के बिना हम नार्को एनालिसिस टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब हमें जो आर्टिकल 21 है वो प्रोटेक्शन देता है हमारी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दी क्या? अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये हमें एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्री पावर से प्रोटेक्शन दिलाता है, ना कि लेजिस्लेटिव पावर से। मतलब अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना के ऐसा कोई बिल पास करके, एक्ट पास करके ऐसा कोई कानून बना दे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो, तो उससे हमें ये आर्टिकल प्रोटेक्शन नहीं दिलाता। अब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में कौन कौन से राइट इंक्लूड है? राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, डिसेंट एनवायरनमेंट, लाइवलीहुड, शेल्टर, फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, प्राइवेसी, रेपुटेशन, हेल्थ, sleep, free legal aid, fair and speedy trial, travel abroad, right to information, ये right to information है, RTI एक्ट है, T है, right to information, against solitary confinement, to marry, right to marry, ये हमें आर्टिकल 21 के अंडर मिलते हैं। आर्टिकल 21 इज़ फंडामेंटल ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट। भाई आर्टिकल ज़िंदगी होगी तभी तो सारे राइट्स हमें मिलेंगे। No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law। हमने अभी देखा कि किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ, पर्सनल लाइफ और लिबर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जीक्यूटिव की आर्बिट्री पावर से प्रोटेक्शन देता है, ना कि लेजिस्लेटिव की आर्बिट्री पावर से। तो इसमें क्या है, हमारा पार्लियामेंट जो है वो कोई भी कानून बनाकर हमारा कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकता है। तो इसके लिए आगे सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या वर्डिक्ट्स आए वो हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में डिसीजन पास किया। उसमें क्या, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर। मतलब एग्जीक्यूटिव आर्बिट्री पावर और लेजिस्लेचर आर्बिट्री पावर दोनों के खिलाफ हमें प्रोटेक्शन दिए। इसमें बोला गया है लॉ हैज़ टू बी रीजनेबल विच इज़ एन एसेंस ऑफ इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14, कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है तो वो रीजनेबल होना चाहिए और उसके अंदर राइट टू इक्वलिटी का एसेंस होना चाहिए जो अंडर आर्टिकल 14 की आती है। ठीक है, द प्रोसीड्यूर मस्ट बी राइट, जस्ट एंड फेयर। लॉ बनाने का जो भी प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ है, वो जो भी कानून बनाएगा पार्लियामेंट, वो राइट, जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी अनरीजनेबल और अनजस्ट कोई भी लॉ बना दे। ठीक है, प्रोसीड्यूर मस्ट कन्फर्म टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब वो जो प्रोसीड्यूर है जो भी हमारा पार्लियामेंट फॉलो करेगा उसमें नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल होने चाहिए। अब क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं नेचुरल जस्टिस के? नो बॉडी शैल बी सेंटेंस विदाउट बीइंग हियरिंग, नो पर्सन शैल बी जज ऑफ हिज ऑन केस, द अथॉरिटी शैल एक्ट बोनाफाइड। अब इसमें एक एक्सेप्शन है कि नो पर्सन शैल बी द जज ऑफ इन हाउस केस, बट इन 2018 सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दिस इज़ नॉट अप्लाइड फॉर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो अपने केस में खुद ही जज होते हैं। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 केस में सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया। ये हमारे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अब आर्टिकल 21 में ये पता है कि हमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तो है, लेकिन राइट टू डाई इसमें शामिल है कि नहीं। तो इसके अंदर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए। ठीक है,
अब रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में राइट टू डाई प्रोवाइडेड, राइट टू डाई मिल गया, ठीक है, दे दिया गया। लेकिन जब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट को चेंज कर दिया, दोबारा जब ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 में आया तो राइट टू डाई इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। नेक्स्ट अरुणा सहनबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ें बताई, एक्टिव यूथेनेशिया एंड पैसिव यूथेनेशिया। अब एक्टिव यूथेनेशिया क्या हुआ कि एन एक्सटर्नल मेडिसिन या एजेंसी रिक्वायर्ड टू किल एन इंडिविजुअल, कि कोई एक इंसान जिंदा है लेकिन उसको मारने के लिए किसी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत पड़ रही हो, उसे बोलते हैं एक्टिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया, एन इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड एक्सटर्नल एजेंसी टू अलाइव, देन वी विल रिमूव द एक्सटर्नल एजेंसी। मतलब पैसिव यूथेनेशिया में ये है कि किसी इंडिविजुअल को ज़िंदा रखने के लिए हमें बाहरी चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको राइट टू डाई है। बट अगर किसी को एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा ख़त्म किया जा रहा है तो वो राइट टू डाई के अंदर नहीं आता। अब पैसिव यूथेनेशिया में क्या है कि पैसिव यूथेनेशिया में भी ऐसा नहीं है कि भाई अगर उसको बाहरी चीज़ों से ज़िंदा रखा जा रहा है तो उसे राइट टू डाई, उसमें भी 3 कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। 3 डॉक्टर पैनल, एक 3 डॉक्टर का पैनल होना चाहिए जो सर्टिफाई करे कि अब इस पेशेंट की रिकवरी की कोई होप नहीं है, ठीक है। 2 जज ऑफ हाई कोर्ट्स अलाउड, 2 जज हाई कोर्ट्स के जज की परमिशन होनी चाहिए। फैमिली मेम्बर के साथ कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, अगर फैमिली मेम्बर्स नहीं है तो किसी क्लोज फ्रेंड्स के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए। अब 2018 में एक जजमेंट आया, फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी इंक्लूड्स राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट एंड डाई विद डिग्निटी थ्रू लिविंग विल। लिविंग विल इन द सेंस क्या होता है, लिविंग विल क्या होता है, लिविंग विल इज हेल्थ केयर डायरेक्टिव इन विच people can state their wishes for their end of life in case they are not in a position to make that decision। ये वही चीज़ होगी पैसिव यूथेनेशिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस जजमेंट में क्या कहा है, अरुणा सहनबाग वाले जजमेंट में कहा है कि किसी को राइट टू डाई है लेकिन उनको नहीं जिनको एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है मरने, जबकि उनको है जिनको एक्सटर्नल डिवाइस की जीने के लिए ज़रूरत पड़ती है, जो अपने ट्रीटमेंट के लिए मना कर सकते हैं कि हमें ट्रीटमेंट नहीं लेना, उनके लिए वो राइट टू डाई का राइट है, ठीक है। उसके लिए भी 3 कंडीशन को फुलफिल करना है कि 3 डॉक्टर्स का पैनल सर्टिफाई करेगा, 2 जजेस की परमिशन चाहिएगी हाईकोर्ट, फैमिली मेम्बर्स की परमिशन चाहिएगी। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 21 क्लॉज ए, इसमें है राइट टू एजुकेशन। स्टेट सेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14। ये हमें पता है बाद में ऐड किया गया है किसी अमेंडमेंट के थ्रू, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के थ्रू ऐड किया गया। इसमें क्या है, स्टेट प्रोवाइड करेगा 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपनी राइट प्रोवाइड करी तो आपकी मर्जी छोड़ दी, कंपल्सरी एजुकेशन। अब उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हैड क्लियरली रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन। यही वो चीज़ है। तो हमारे पास राइट टू एजुकेशन भी है, 6 to 14 ईयर्स के लिए कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये हमें अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। आर्टिकल 22 कम्स इनटू द पिक्चर आफ्टर ए पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन। ये अगर किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसे उसके बाद हम आर्टिकल 22 का प्रयोग कर सकते हैं। नॉट अवेलेबल फॉर एनिमी एलियंस, ये एनिमी एलियंस के लिए अवेलेबल नहीं। एनिमी एलियंस इन द नहीं कि चाइना और पाकिस्तान वाले अभी हमारे दुश्मन हैं। अगर किसी कंट्री के साथ हमारा वॉर चल रहा हो तो उस वक्त अगर किसी दूसरी ऐसी कंट्री का मेंबर हमारी कंट्री में आता है तो वो एनिमी एलियन कहलाएगा। नो पर्सन हु इज़ अरेस्टेड शेल बी डिटेन इन द कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। मतलब अगर जिस पर्सन को आपने किसी भी ऑफेंस के लिए अरेस्ट करे हो तो उसे बिना बताए कि आपको किस जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है आप उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ए वुमेन इज़ नॉट अरेस्टेड आफ्टर 10 PM एंड बिफोर 6 AM, ये चीज़ है। ए वुमेन इज़ ओनली अरेस्टेड बाय लेडी पुलिस ऑफिसर, उसे बिना लेडी पुलिस ऑफिसर के अरेस्ट नहीं कर सकते। एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन द कस्टडी शेल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स, ठीक है। अगर किसी को भी अरेस्ट किया तो उसे 24 घंटों के अंदर नियरेस्ट जो भी मैजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना पड़ेगा। नो सच पर्सन शेल बी डिटेन्ड इन द कस्टडी बायॉन्ड द सेड पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मैजिस्ट्रेट, ठीक है। जो कहा गया है उस पीरियड से ज़्यादा उसको डिटेन नहीं किया जा सकता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जेल इज़ एन एक्सेप्शन, बेल इज़ अ नॉर्म, ठीक। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या है, नॉट अवेलेबल फॉर एनिमी एलियंस के लिए अवेलेबल नहीं है।
नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियंस एंड पर्सन अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अब हम देखते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या होता है। अब हम देखते हैं कि डिटेंशन दो टाइप का होता है, एक तो प्यूनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन होता है कि आपने कोई क्राइम कमिट कर दिया, उसके बाद में आपको जेल ले जाया जा रहा है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन ये है कि हमें पता है कि भाई इस आदमी से हमें खतरा है, ये आने वाले समय में कुछ बड़ी घटना करने वाला है, तो उस टाइम अगर उसको हम कस्टडी में लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर लॉ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है, यूनियन लिस्ट, डिफेंस, फॉरेन अफेयर और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। यूनियन जो लिस्ट है ये 7th शेड्यूल के अंदर हमारी 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर दिए गए हैं, जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, उन पर सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं। तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ये यूनियन लिस्ट में हमें दिया गया है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में दिया गया सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, एसेंशियल सप्लाईज, पब्लिक ऑर्डर, तो मेड लॉ बाय स्टेट प्लस पार्लियामेंट। कंकरेंट लिस्ट पे स्टेट और पार्लियामेंट दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए क्या चीज़ें दी गई हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए दी गई हैं तो द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन कांट एक्सीड 3 मंथ, 3 मंथ से ज़्यादा उसका डिटेंशन नहीं बढ़ा सकते, अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज फॉर एक्सटेंडेड। जब तक कोई एडवाइजरी बोर्ड को एक सफिशिएंट कारण नहीं बता देता उसके डिटेंशन को आगे बढ़ाने का। अब इस एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन होते हैं? कंसिस्ट जजेस ऑफ हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। द ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेंटिव। वही बात है कि जिसको भी अरेस्ट किया उसको बताना पड़ेगा कि आपको भाई किस बेसिस पे अरेस्ट किया या फिर आपको क्यों अरेस्ट किया है। द डिटेंटिव शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी मेक एन रिप्रेजेंटेटिव अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर जो ये 3 मंथ का पीरियड था उसको रिड्यूस करके 2 मंथ कर दिया गया है। तो आज हमने पढ़ा है आर्टिकल 19 टू 22, ये हमारे आता है राइट टू फ्रीडम के अंदर। ठीक है, अभी हमारी फंडामेंटल जारी है, नेक्स्ट हम फंडामेंटल पढ़ेंगे। अभी हमारी क्लासेस फंडामेंटल राइट के ऊपर ही चलेंगी, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।